मेरे घर वाले मेरा खास ख्याल रखते थे कि कहीं भी कोई बात मेरे मिजाज खिलाफ ना हो जाए। अम्मा अक्सर मुझे पास बिठाकर समझाती रहती कि यूं नहीं करते, ऐसा नहीं कहते, ये नहीं बोलते, यूं छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते। वो अक्सर मुझे समझाती रहती कि वक्त और हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये आज के दौर में बेहतरीन जिंदगी जीने का उसूल है। लेकिन अब मैं समझने और समझाने के मराहिल से काफी आगे निकल आया था। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज तो मेरी डिक्शनरी में दूर दूर तक न था। के नजदीक कॉम्प्रोमाइज का मतलब किसी के सामने झुकना था, किसी को खुद पर बढ़ते देना था। और मैं किसी के सामने झुकना अपनी तौहीन समझता था, फिर चाहे वो मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो। मैं अम्मा की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। लेकिन यही सारी बातें मुझे आगे जाकर बहुत याद आने वाली थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया कारनामा करता था। बकौल अब्बा के हर तीसरे दिन कोई ना कोई नया चांद चढ़ाता था। अब अब्बा मेरी आदतों और मेरी हरदर्मी से सख्त मुतनफिर हो चुके थे, और उनका ये रवैया मुझे मजीद हरदर्मी पर मजबूर करता था। मैं जैसे ही 24 साल का हुआ, अब्बा ने मुझे लगाम डालने के लिए मेरी शादी कराने का फैसला किया। मैंने जब यह फैसला सुना तो मेरे तलवा लगी और सर पर बुझी थी। मैं फौरन हत्थे से उखड़ गया था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, और अब्बा की पसंद की लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी जिद थी, जो मैं अब्बा के मुकाबिल खड़ा हो गया था। मगर वो भी मेरी शादी अपनी मर्जी की जगह कराने पर बजिद थे। अब्बा जिस लड़की का कह रहे थे वो लड़की मेरी फूफोजाद थी। फूफो चूंकि विधवा थी, इसलिए वो और उनकी इकलौती बेटी समिया हमारे साथ हमारे घर में ही रहती थी, और मुझे इंतहाई जहर लगती थी। वो मुझसे ज्यादा मेरे भाई के आसपास भटकती रहती थी और इंतहाई मुंहफट और बदतमीज थी। जब जब मैं उसे देखता मेरे गुस्से का ग्राफ इंतहाई ऊपर चला जाता। वो अक्सर मेरी अना पर चोट कर जाती थी और मैं हर मर्तबा आदत के बरखिलाफ उसकी हर बात बर्दाश्त कर जाता था। लेकिन ये भी सच था कि मैं उसे अपने भाई के आसपास बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। मैं उसे हर दफा ही समझाता, मगर वो हर मर्तबा मेरा मजाक उड़ाती थी और जानबूझकर मेरे भाई के करीब होती थी, ताकि मुझे एहसास करवा सके कि वो मेरे लिए क्या है। बाकी सबके सामने वो इंतहाई तमीज से रहती थी, मगर ना जाने क्यों मेरे सामने उसकी जबान आग उगलने लगती। यूं ही लड़ाई झगड़ों के दौरान मुझे कब उससे मोहब्बत हो गई, मैं खुद भी न जानता था। मैं जमाने का अकड़ू और बदमुआश उस चटाक भरी लड़की के कदमों में दिल हार गया था, और वो जीत गई थी। मैंने अपनी अना, अपनी जिद बलाए ताक रखते हुए उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उस दिन हम दोनों बेहद खुश थे, और हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थी। हर तरह के वादे और अहद भी कर लिए थे। लेकिन अगले दिन फूफो के फैसले ने हमें हिला कर रख दिया था। फूफो ने अब्बा से कहा कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई नतीम से कराना चाहती है। अब्बा, जो मेरे इनकार की वजह से फूफो के सामने शर्मिंदा थे, एकदम खिल उठे थे और फौरन फूफो को हाँ करती थी। सिर्फ हाँ ही नहीं बल्कि शादी के दिन भी रख दिए थे। मैंने एतराज करना चाहा था, मगर अपने भाई की खुशी देख कर न जाने क्यों चुप हो गया। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फूफो ने समिया को उसके मरे हुए बाप का वास्ता देकर इमोशनल ब्लैकमेल करके मना ही लिया था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। हर गुजरता दिन मेरे लिए कयामत से कम न था। शादी से एक दिन पहले मेहंदी की रात मेरे दोस्तों ने मेरा खूब रिकॉर्ड लगाया कि मेरी महबूबा मेरी भाभी बनने जा रही है। ये बात मेरी अना को बहुत लगी थी, और आधी रात तक किसी हथौड़े की जरब की मानिंद मेरी कनपटियों पर बजती रही। कुछ सोचकर मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई, और मैं अपने कमरे से उठकर बाहर निकला। मेरे कदम अब समिया के कमरे की जानिब थे। उस दौरान मैंने चुपके से सारे घर पर ताहिराना नजर डाली थी। घर के सब लोग सो रहे थे। मैं धीरे से दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हो गया। मेरे सामने ही वो महव ख्वाब थी। वो अब मेरे छोटे भाई की होने वाली बीवी थी। मुझे जो कुछ करना था अभी और इसी वक्त करना था, क्योंकि उसके बाद मुझे कभी मौका न मिलना था। मैं वहां गया तो किसी और काम से था, मगर उस रात मुझसे वो गुनाह सरजद हो गया जिसका पछतावा मुझे सारी जिंदगी रहना था। मेरी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अगली सुबह सवेरे ही अब्बा ने मौलवी को बुलाकर मेरा और समिया का निकाह करवा दिया। निकाह के कुछ ही देर बाद मैं अपनी बीवी को लेकर उस घर से निकल आया था। मैं अब एक लम्हे के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहता था। मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल ना रहा था। किस मुंह से रहता? मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा कभी भी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। खैर, मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया, उसके साथ किचन और बाथरूम भी था। मैं अपनी बीवी को लिए वहां रहने लगा। मैं पास ही एक बैंक में नौकरी करता था। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरे घर दो बच्चों की पैदाइश हुई। दोनों की उम्र में सिर्फ 2 साल का ही गैप था। उसी दौरान बैंक में चोरी हुई। बैंक पहले ही दिवालिया होने के करीब था। ऊपर से होने वाली डकैती ने सब कुछ लूट लिया था। नौकरी और तनख्वाह तो हाथ से जानी थी, सो गई,
मगर जो रकम बैंक में जमा करवा रखी थी वो भी डाकू लूट कर ले गए थे और किसी जगह नौकरी भी न मिल रही थी। यहाँ बैंक में भी बड़ी मुश्किल से लगा था। ना पास कोई डिग्री थी और ना ही कोई हुनर। अपनी उम्र तो मैंने अय्याशी में गुजारी थी। काश के उस वक्त पढ़ लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। दिल वापस घर जाने का करता मगर मेरी अना को ये चीज मंजूर न थी। एक दफा मैं और मेरी बीवी गए थे वहां, मगर घर वालों ने हमें बेइज्जत करके निकाल दिया था। निकालना क्या था, हमें किसी ने घर के अंदर घुसने तक न था। तब से मैंने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरता मर जाऊंगा मगर अब कभी भी उनके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। हालात रोज बरोज बुरे होते जा रहे थे। किसी जगह नौकरी न मिल रही थी और छोटी मोटी नौकरियां करना तो मेरा स्टैंडर्ड था ही नहीं। घर का साजो सामान एक एक करके बिक चुका था। घर में फाकों की नौबत आ गई थी। मैं 3 दिन से जगह जगह नौकरी तलाश करता फिर रहा था मगर कोई नौकरी न मिली। कितनी छोटी मोटी नौकरियां मैं अच्छी नौकरी के चक्कर में गवा चुका था। अब बस एक ही हल था। मेरी बीवी बच्चों को साथ लिए कहीं गई हुई थी। मुझे बीवी का बुर्का नजर आया तो मैंने बुर्का पहन लिया और अच्छी तरह हिजाब नकाब ओढ़कर बाहर निकल गया। अब सिर्फ भीख मांगना ही बचा था। मैं अभी एक ही दुकान पर पहुंचा जब मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। जब दुकानदार ने मशकूक नजरों से अतराफ से देखते हुए एक थैला मुझे पकड़ाया और कहने लगा कि बहन, इसमें मैंने सारा सामान डाल दिया है, फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो बिना इजाजत आकर ले जाना। वो मुझे शायद मेरी बीवी समझ रहा था। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप उससे वो थैला पकड़े घर की तरफ जाने लगा था जब रास्ते में कई मर्दों ने मुझे मेरी बीवी समझकर हजारों नोट दिए। मैंने सारा सामान और पैसे बीवी के घर आने से पहले घर पहुंचा दिए और बुर्का उतार कर उसी जगह रख दिया। दूसरे दिन मैं फिर गया, फिर यूं ही हुआ। तीसरे दिन मैं फिर गया तो एक शख्स ने मुझे नोट पकड़ाए और कहा, तुम्हारे शौहर को शक नहीं होना चाहिए। उस दिन जब मैं घर आया तो बीवी घर में मौजूद थी। मुझे बुरके में देखकर वो परेशान हो गई थी मगर आजकल मेरा मिजाज बहुत गर्म रहता था, इसलिए कुछ भी न बोली। जबकि मैं तजस्सुस में पड़ गया था कि ऐसी क्या बात थी कि जिसका मुझे शक नहीं होना चाहिए था। मैं थोड़े दिन देखता रहा मगर मेरी समझ में कोई मामला न आया। तब एक दिन अपनी बीवी से झूठ कहा कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ और चुपकर उसकी निगरानी करने लगा। मगर कुछ ही देर बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मेरी बीवी बुर्का पहने बाहर आई फिर 6 मर्दों को लिए वापस घर चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं ये सब देखकर एकदम तैश में आ गया था और फौरन से लंबे लंबे डाग बढ़ता अपने कमरे की जानिब आने लगा। मैं नहीं जानता था कि गुर्बत खत्म करने के लिए मेरी बीवी इस कदर गिर जाएगी कि यूं मेरी पीठ पीछे से ये सब शुरू कर देगी। वो 6 मर्द कौन थे उनको मैं अच्छी तरह पहचान चुका था। काश के मैं जन को पहले ही पहचान देता तो आज ये नौबत ना आई होती। ये सब न जाने कब से चल रहा था, न जाने कब से मेरी इज्जत का फारूदान निकाला जा रहा था। मैंने गुस्से से दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा लॉक नहीं था सो एक झटके से खुलता चला गया। मुझे देखते ही वो सबके सब हड़बड़ा कर उठे थे और फिर अपना अपना सामान समेटे कमरे से बाहर निकल गए थे। सबके चेहरों की हमाइयां उड़ी हुई थी। बीवी एक जगह शल सी खड़ी थी। शायद उसको मेरे आने की उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। शायद वो जान चुकी थी कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। अब तो मुआफी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता पीछे से आने वाली आवाज पर मैं अपनी जगह साकित हो गया था। यह आवाज मेरे अब्बा की थी। अब्बा ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए थे कि मैं उन्हें मुआफ करके जन के साथ घर चलूं, मगर मैं उस घर में नहीं जाना चाहता था जहां किसी को मुझ पर एतबार ही नहीं था। 5 साल पहले जब मेरी फुफ्फोजाद की शादी मेरे भाई से हो रही थी तो मेरी फुफ्फोजाद, जो अब मेरी बीवी थी, उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं ये शादी रोक दूं, नहीं तो वो जहर खा लेगी। उस रात मैं उसे समझाने उसके कमरे में गया था। अब पहले अम्मा और अब्बा का था। वहां मेरे हाथ मेरा बर्थ सर्टिफिकेट लगा था। उसके साथ एक भी था जिसके मुताबिक मैं अम्मा और अब्बा का बेटा था ही नहीं, बल्कि मैं तो किसी की नाजायज औलाद था जिसे अम्मा और अब्बा पाल रहे थे। और मेरी माँ कोई और नहीं बल्कि अब्बा ही की बहन थी जिसने मेरी पैदाइश के साथ ही खुदकुशी कर ली थी। तब से मेरे मामू और मुमानी ने मुझे माँ बाप बनकर पाला था। ये इंकिशाफ मेरे लिए किसी कयामत से कम न था। मुझे एक एक कर अपनी सारी बदतमीजियां और सारी अकड़ जिद सब याद आ गया था जो मैं अम्मा और अब्बा को तंग करने के लिए किया करता था। ये तो उन लोगों का एहसान था कि एक नाजायज बच्चे को यूं अपनी आगोश में पाला था और हर आसाइश मुयस्सर की थी। मैं वहीं बेड से टेक लगाकर बैठ गया और रोने लगा। समिया मेरी आवाज सुनकर उठ गई थी। मैंने उसको सारी बात बता दी थी। मेरा दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसकी गोद में सर रखे लेट गया और रोने लगा। कब हम दोनों की आंख लगी कुछ पता ही न चला। सुबह जब उठे तो पूरे घर में ढंढोरा पिट चुका था कि हम दोनों साथ में रात गुजार चुके हैं।
मैं पहले से ही तकलीफ में था, ऊपर से ये नया इल्जाम मुझे तोड़ कर रख गया था। अब्बा ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया था और हमारा निकाह करवा दिया। इस वजह से मैं अब्बा से नाराज होकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ आया था। कुछ दिन पहले उस रात मेरी बीवी मेरे घर ही गई थी और अब्बा को हमारे हालात के बारे में सब बता दिया था, जिसकी वजह से अब्बा हमारी मदद करते रहे थे। वो मर्द जो मोहल्ले में मिले थे वो आज मेरे कमरे में आए थे। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे घर के मुलाजिमीन थे, जिनको अब्बा ने ही भेजा था। मैं अपनी बीवी से बहुत नाराज था कि उसने मेरी इजाजत के बगैर क्यों उस घर में जाने का सोचा। जब अब्बा ने कहा कि समिया ने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो पहले से सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वो कुछ न कुछ करके हमारी शादी ही करवाने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही हमारा सारी रात एक कमरे में रहने वाला रौला पड़ गया। अब्बा ने भी मौका देखकर चौका लगाया और हमारा निकाह करवा दिया। पुप्पो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक नाजायज से हो। इन हालात में हमारा घर छोड़ देना ही अब्बा को बेहतर लगा था। साथ ही साथ वो मेरी मगरूर और लाउबाली तबीयत से भी तंग थे और चाहते थे कि शायद इस तरह मैं जिम्मेदार हो जाऊं और मेरी मुकम्मल निगरानी कर रहे थे। मगर जिन महीनों में बैंक दिवालिया हुआ और डकैती पड़ी और हमारे घर फाके होने लगे, उन दिनों अब्बा फुप्पो के इलाज के लिए उन्हें लेकर बाहर के मुल्क चले गए थे। फुप्पो को कैंसर था और लास्ट स्टेज पर था। उस वजह से अब्बा गाफिल हो गए और हम पर ये हालात आ गए थे। मैं शर्मिंदा सा अपनी बीवी की तरफ देख रहा था। मैं उसका मुजरिम था। मैंने उस पर शक किया था। आज अगर अब्बा पक पर ना आते तो पता नहीं गुस्से में मैं और कौन सा गलत फैसला कर चुका होता। मेरी बीवी ने बिना किसी बहस के मुझे माफ करके अपने खानदानी होने का सबूत दे दिया था और मुझे भी सिखा दिया था, अना के बुत तोड़ देने से कोई छोटा नहीं होता। जहाँ कहीं जरूरत पड़े थोड़ा बहुत झुक जाना चाहिए।